हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे आणिक साम्यावस्था चैप्टर में जल का आयनन या फिर जल का आणिक गुणनफल के बारे में। तो जैसे सभी प्रकार के अम्ल और क्षार का आयनन होता है। आयनन का मतलब है कि अम्ल या क्षार लेंगे तो उससे धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है उनके आयनन की क्रिया के द्वारा। उसी प्रकार जो जल है H2O, इसका भी आयनन होता है, माने कि जो जल है उसमें का OH माइनस आयन और H प्लस आयन अलग अलग होता है धन आयन और ऋण आयन के रूप में। उसी को बोलेंगे जल का आयनन। और उसके बाद उनकी सांद्रता का जो गुणनफल निकलता है उसी को बोला जाता है जल का आणिक गुणनफल। तो यहाँ पे जल को अभी तक हम लोगों ने उभयधर्मी के रूप में देखा है। उभयधर्मी का मतलब है कि जो जल है वह अम्ल के समान भी व्यवहार करता है और क्षार के समान भी व्यवहार करता है। इसलिए जब यह अम्ल के समान काम करेगा तो प्रोटॉन दाता का काम करेगा और क्षार के समान जब काम करेगा तो प्रोटॉन को ग्रहण करके प्रोटॉन ग्राही का काम करता है। तो जल का जो व्यवहार है वह उसके आयनन के द्वारा स्पष्ट होता है। यहाँ पे जल का जो सूत्र है उसको लेते हैं H2O। तो इसका जब आयनन देखेंगे तो इससे H प्लस आयन बनता है और OH जो बचता है वह OH माइनस आयन के रूप में टूटता है। तो जल को जब तोड़ेंगे आयनित करेंगे तो एक H प्लस धन आयन मिलेगा और OH माइनस के रूप में ऋण आयन यहाँ पर मिलता है। तो H प्लस को दान कर देगा तो ये अम्ल के समान काम करेगा और OH माइनस आयन फिर से एक H प्लस को ग्रहण करके फिर से H2O बना देगा तो यह क्षार के समान काम करेगा। तो इस अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग साम्य स्थिरांक लिखेंगे तो साम्य स्थिरांक में K बराबर होता है H प्लस का सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता, दोनों का गुणनफल ऊपर में लेंगे क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, और नीचे में लेंगे H2O की सांद्रता। तो ये हो गया साम्य स्थिरांक इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए। अब यहाँ पे जो जल है उसका आयनन बहुत कम होता है, माने जल जो है बहुत कम मात्रा में आयनित होकर के इस प्रकार से टूटता है। इसलिए जो जल हम लोग लेंगे तो यहाँ पर जल की मात्रा को नहीं लिखा है, तो जितना जल लेंगे वो पूरा इसमें नहीं टूटेगा, आधा जल टूटेगा और आधा जल नहीं टूटेगा। तो जो अवियोजित जल है माने कि बिना टूटा हुआ जल है और जो वियोजित होकर के टूट गए हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पे साम्य स्थापित हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? आणिक साम्य बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है अवियोजित जो जल रहता है माने कि जो नहीं टूटा रहता है उसका सांद्रण स्थिर माना जाता है। तो इसी समीकरण में जो नीचे में H2O का सांद्रता है इसको हम लोग अवियोजित जल मानेंगे क्योंकि ये नहीं टूटा है H प्लस और OH माइनस आयन के रूप में। तो इसकी जो सांद्रता है उसको स्थिरांक के बराबर यहाँ पे माना जाता है। अब इसी समीकरण से ये वाला समीकरण बना है। अब इसमें यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो K और ये जो स्थिरांक है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो K इंटू स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस आयन यहाँ से। तो जो K और H2O है इसको हम लोग K और स्थिरांक भी लिख सकते हैं। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो K इंटू H2O बराबर ये हो जाएगा और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो K इंटू स्थिरांक बराबर ये होगा। तो इन दोनों को हम लोग अगर K इंटू H2O की सांद्रता लिखेंगे या फिर K इंटू स्थिरांक लिखेंगे तो इसके बराबर क्या होगा? KW से इसको व्यक्त किया जाता है और जो KW है इसको जल का आणिक गुणनफल या फिर आणिक गुणनफल ऑफ वाटर या फिर जल कहेंगे। तो इसको KW से प्रदर्शित करेंगे। तो इस समीकरण में K इंटू स्थिरांक की जगह में KW आ जाएगा बराबर H प्लस और OH माइनस आयन यहाँ पे आता है।
अब अगर हम लोग शुद्ध जल में देखेंगे, जो प्योर वाटर रहता है, जिसको अशुद्ध जल भी बोला जाता है, वर्षा का पानी शुद्ध जल रहता है, इसी प्रकार उसमें भी H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता जब देखते हैं तो शुद्ध जल में दोनों की जो सांद्रता है एक दूसरे के समान रहता है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे जो KW का मान है, इसको जब गणना करेंगे वैज्ञानिक विधि द्वारा, तो यहाँ पे KW का मान 1 × 10⁻⁻14 पाया जाता है और ये 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। तो इसी से हो जाएगा KW बराबर H+ OH- इक्वल टू दोनों की सांद्रता का गुणनफल इक्वल टू 1 × 10⁻14 और ये किस पे होगा? 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से KW को हटा के फिर से इसी को एक बार यहाँ पे अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इन दोनों का मान बराबर है, तो ये जो मान होगा इसको आधा आधा करेंगे तो एक H+ का मान निकलेगा और एक OH- आयन का मान निकलेगा। तो H+ आयन बराबर OH- आयन बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻7। तो OH- आयन का मान इतना होता है 1 × 10⁻7 और H+ आयन की सांद्रता का मान भी 1 × 10⁻7 होता है शुद्ध जल के लिए। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं तो घात का मान जुड़ जाता है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये दोनों इसका मान 2 बार लिखाएगा, तो ऋण 7 और ऋण 7 जुड़ करके फिर से ऋण 14 हो जाता है। जो शुद्ध जल में जो H+ और OH- समान या बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण उसमें अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा, ना क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा। तो जल जो है इसी कारण से उदासीन प्रकृति का होता है। यहाँ पे जो आयनन स्थिरांक K और आयनिक गुणनफल KW, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग K बोलेंगे तो K बराबर होता है H+ की सांद्रता OH- की सांद्रता का गुणनफल बटा H2O की सांद्रता। लेकिन जब KW बोलेंगे तो KW का मान होता है H+ और OH- आयन की सांद्रता का गुणनफल। तो इन दोनों में अंतर पाया जाता है। K और KW ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों का अलग अलग समीकरण यहाँ से मिलता है। अगर हमको KW का मान पता है, जैसे कि इन दोनों का मान कितना होता है 1 × 10⁻⁻14 रहेगा और H2O की सांद्रता पता नहीं है, तो इस समीकरण द्वारा उसको पक्षांतर करके हम लोग H2O का मान निकाल सकते हैं या फिर K का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे KW का मान रखा गया है यहाँ से और H2O की सांद्रता का मान रखा है, तो इन दोनों को हल करके यहाँ से K का मान निकाला है, जो कि 1.8 × 10⁻16 मिलता है। और यहाँ पर जल की जो मोलरता का मान 55.5 यहाँ पर लिया गया है। तो ये हो गया। इसी प्रकार जो शुद्ध जल है उनके लिए H+ आयन बराबर OH- आयन होता है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो उसका इतना ही मान आएगा 1 × 10⁻14। अगर एक ठो की सांद्रता देखेंगे तो 10⁻7 मोल पर लीटर यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग पानी के अणु में देखेंगे तो जो पानी के ही अणु आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो एक पानी का अणु अम्ल के समान काम करता है और दूसरा पानी का अणु क्षार के समान, और क्षार को ही भस्म बोला जाता है। तो एक अम्ल के समान काम करेगा और एक क्षार के समान काम करेगा, तो एक H+ आयन देगा उसको, दूसरा क्षार ले लेगा और H3O+ आयन बनाएगा और ये H+ आयन दान किया है, जिसके कारण OH- आयन इसके पास बचा है। तो इस प्रकार से जल में आयनन की क्रिया होती है और इसके लिए अगर हम लोग साम्य स्थिरांक लिखेंगे तो इन दोनों की सांद्रता का गुणनफल ऊपर में आएगा K बराबर, तो इन दोनों की सांद्रता का गुणनफल ऊपर में है
उसके बाद इन दोनों की सांद्रता का गुणनफल नीचे में आएगा। तो दोनों H2O और H2O हैं, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो H2O का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। अब इसको यहाँ से क्या किए हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, क्योंकि जल का जो आयनन है बहुत कम मात्रा में रहता है। तो यहाँ पे जो H2O का स्क्वायर है इसको भी क्या मानेंगे, स्थिरांक मानेंगे। अब यहाँ से फिर से पक्षांतर किए तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू H2O का स्क्वायर इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस आयन। अब इन दो इसको स्थिरांक मानेंगे तो जो K है वो हो जाएगा KW बराबर ये इस पूरे का मान। तो यहाँ पे KW इक्वल टू ये बराबर नहीं होगा, गलती से बराबर डल गया है, तो ये H3O प्लस और OH माइनस आयन ही रहेगा। तो इसी को जो KW है उसको क्या बोलेंगे, जल का आणिक गुणनफल बोलते हैं या फिर आणिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। अब यहाँ पे जल का आणिक गुणनफल का परिभाषा दिया गया है। तो जो जल का आणिक गुणनफल है वह जलीय विलयन में H3O प्लस और OH माइनस आयन की मोलर सांद्रता का गुणनफल होता है। यहाँ पे ये जो है ये H3 होगा, ये H3O प्लस होगा और ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा, क्योंकि यहीं से ये वाला समीकरण बना है। तो ये जो है H3O प्लस और OH माइनस दोनों का गुणनफल है, तो इस पूरे का मान हो गया KW। तो ये हो जाएगा H3O प्लस इंटू OH माइनस आयन। तो इसी में बोला गया है कि जो जल का आणिक गुणनफल है, माने जो KW का मान है, वह जलीय विलयन में H3O प्लस माने कि H3O प्लस और OH माइनस आयन, ये OH माइनस आयन की मोलर सांद्रता दोनों का बड़ा ब्रैकेट का गुणनफल के बराबर होता है। तो यही है जल का आणिक गुणनफल। और 298 केल्विन टेम्परेचर पे जल के आणिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻⁻14 मोल का घात -2 और L का घात -2 पाया जाता है। यह हो गया जल का आणिक गुणनफल यहाँ पे कंप्लीट। अब इसमें अगर हम लोग शुद्ध जल में अम्ल को मिलाते हैं तो H3O के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि अम्ल से H प्लस आयन मिलेगा, तो शुद्ध जल H प्लस से मिलके H3O बनाएगा। तो जो शुद्ध जल रहेगा, प्योर वाला वाटर रहेगा, उसमें जब हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो H3O की सांद्रता बढ़ेगी, और अगर उसमें क्षार मिलाते हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता वहाँ पे बढ़ती जाती है। परंतु इन दोनों का मान इस स्थिति में भी KW के बराबर रहेगा, क्योंकि हमेशा जल का आणिक गुणनफल KW बराबर इतना ही मिलेगा, 1 × 10⁻14। क्योंकि अम्ल मिलाने से H3O का मान बढ़ता है तो क्या होगा, OH माइनस आयन का मान घटेगा, और क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, OH माइनस आयन का मान बढ़ेगा और यहाँ से जो H3O है उसका मान घटेगा। तो अम्ल मिलाएंगे तो एक का मान बढ़ेगा, दूसरे का मान घटेगा, और क्षार मिलाएंगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा, पहले का मान घटेगा। तो कुल मिला के जो मान मिलना चाहिए वही मान मिलता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो शुद्ध जल में जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक दूसरे के बराबर होने के कारण वह उदासीन प्रकृति का होता है। इसको पहले भी देख लिए हैं। अब देखते हैं कि जो जल का वियोजन या आयनन स्थिरांक है उसका जल के आणिक गुणनफल से कैसे अंतर पाया जाएगा। तो इसको ऊपर में देखें हम, वही है कि इन दोनों का मान KW के बराबर होता है और इसका मान 1 × 10⁻14 रहता है। तो 1 को गुणा नहीं करेंगे तो इस केवल 10⁻14 को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो H2O की मोलर सांद्रता का मान इतना होता है 55.55। तो इन दोनों का मान जब पता है तो इसको हल करके K का मान यहाँ से निकाला है जो 1.8 × 10⁻16 मिलेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे
जल की मोलर सांद्रता को कैसे निकाला है उसको बताया गया है। तो 1000 मिलीलीटर में जल को लेंगे तो 1000 मिलीलीटर लेते हैं तो एक ठो जल का जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 18 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है O में और 2 ठो हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 मिलके 18। तो 18 से 1000 को भाग देंगे तो इतना मिला। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर रहता है, तो 1 मोल जो जल का है उसकी सांद्रता हो जाएगी 55.55 मोल पर लीटर। यहाँ पे इसके बाद दिया गया है जो KW है जल का आणविक गुणनफल, इसकी ताप पर निर्भरता या ताप का इस पर प्रभाव। तो जल का जो आणविक गुणनफल है ताप के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर जो आयनन की मात्रा है वह बढ़ेगी। जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो निष्क्रिय अणु हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और जल्दी से उसमें आयनन होने लगेगा। आयनन होगा तो धन आयन और ऋण आयन जल्दी जल्दी बनेंगे टूट करके, और आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो आणविक गुणनफल बढ़ने पे क्या हो जाएगा, आणविक गुणनफल का मान भी ताप बढ़ने पे बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 × 10⁻⁻14 है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3, ये तो सेम है सब में। 10⁻14 इसको मत देखना, इधर वाले मान को देखते जाओ। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1 था तो 10 पे 0.3 हो गया, इससे 0.2 बढ़ गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, 1.0 हो गया, इससे फिर बढ़ गया। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर बढ़ गया। इस प्रकार से टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं आणविक गुणनफल का मान जल के लिए बढ़ते हुए जाता है। अब इसमें दिया है कि जो अम्ल व क्षारकों के जलीय विलयन में, माने अम्ल और क्षार जो है उसका जलीय विलयन में H3O+ और OH- आयन का सांद्रण। तो यहाँ पे जो शुद्ध जल है उसमें देखते हैं तो H3O+ और OH- आयन बराबर मात्रा में रहता है, लेकिन कुछ अम्ल या क्षार मिलाने पर इसमें जो है इनकी मात्रा समान नहीं रहती है। इसके लिए निश्चित ताप पर जल का जो आणविक गुणनफल का मान है हमेशा स्थिर होता है। माना टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे तो जल के आणविक गुणनफल का मान हमेशा स्थिर रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। अब पानी को शुद्ध या अशुद्ध है या उसमें अम्ल या क्षार मिला है इस पर निर्भर नहीं करेगा। जब टेम्परेचर स्थिर है तो आणविक गुणनफल का मान भी स्थिर रहेगा। तो जो H2O है इसमें क्या करते हैं, कुछ मात्रा में अम्ल मिला देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिलाते हैं तो क्या होगा, H3O+ जो है 10⁻7 होना चाहिए इसकी सांद्रता। H3O+ की सांद्रता 10⁻7 होना चाहिए, लेकिन जब अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका मान 10⁻7 मोलर से अधिक हो जाता है। लेकिन KW का मान स्थिर रहता है, तो जो KW का मान स्थिर रहेगा और H3O की सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसका और इसका माने कि H3O+ और OH- आयन का गुणनफल इसके बराबर होता है। तो इसका मान तो स्थिर है, लेकिन H3O का मान बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के मान को लेकर के गणना करेंगे, इसके मान और इसके मान को, तो इसका मान कम हो जाएगा 10⁻7 मोलर से। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जो OH- आयन की सांद्रता अगर हम लोग निकालेंगे, इसका मान पता है बढ़ गया है और इसका मान भी पता है क्योंकि ये मान स्थिर है, तो यहाँ पे उसी को पुट किया है, रखा है। KW का मान स्थिर है 10⁻14 और H3O का मान क्या हुआ है, 10⁻7 से बढ़ गया है। तो इन दोनों के मान को जब भाग देंगे इसके मान में इसके मान को, तो OH- आयन का मान निकलेगा।
तो जो OH माइनस आयन का मान निकलेगा वो क्या होगा, 10 का घात ऋण 7 से कम मिलेगा। और ये M जो है मोलर को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह ये तो क्या हुआ, पानी में हम लोग अम्ल मिलाए थे उस स्थिति में है। अगर हम लोग पानी में क्या करते हैं, क्षार मिला देते हैं, तो क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, तो OH माइनस आयन 10 का घात ऋण 7 M से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका मान ज़्यादा हो रहा है और KW का मान यहाँ पर भी स्थिर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, OH माइनस आयन का मान हमको पता है इससे ज़्यादा हो जा रहा है, माने कि 10 का घात ऋण 7 से ज़्यादा हो गया, और KW का मान भी पता है कि ये स्थिर है। तो यहाँ पे जो 10 का घात ऋण 4 लिखा है इसको यहाँ पे सुधार लेना, ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 14, ये होगा 10 का घात ऋण 14। तो KW का मान 10 का घात ऋण 14 और इसका मान 10 का घात ऋण 7 से कम है, तो इसमें इसको भाग देके H3O का मान निकालेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो H3O प्लस का मान है 10 का घात ऋण 7 मोलर से कम मिलेगा। तो इस प्रकार से अम्ल या क्षार मिलाने पे सांद्रता में परिवर्तन आएगा। तो KW का मान तो स्थिर रहेगा, लेकिन OH माइनस आयन की सांद्रता में और H3O प्लस आयन की सांद्रता में यहाँ पे अंतर आता है। तो अब यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि उदासीन विलयन के लिए H3O प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता एक दूसरे के बराबर रहेगी, और अम्लीय विलयन के लिए H3O की सांद्रता का मान ज़्यादा होगा, अभी निकला है, और OH माइनस आयन की सांद्रता का मान यहाँ से कम होगा इसकी तुलना में। और क्षारीय विलयन के लिए OH माइनस आयन की सांद्रता का मान ज़्यादा हो जाएगा और H3O प्लस आयन की सांद्रता का मान यहाँ से कम हो जाएगा, और इस प्रकार से इसमें अंतर आता है। अब उदासीन विलयन के लिए देखेंगे तो जो H3O बराबर कितना होगा, 10 का घात ऋण 7 होगा। H3O उदासीन विलयन में 10 का घात ऋण 7 मोल रहता है, और अम्लीय विलयन के लिए जो H3O की मान है 10 का घात ऋण 7 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अभी निकाले हैं 10 का घात ऋण 7 से ज़्यादा है, ये अम्लीय विलयन के लिए, उसी को यहाँ पे लिखा है। क्षारीय विलयन के लिए जो H3O प्लस की सांद्रता है वह 10 का घात ऋण 7 से कम हो जाती है। ये हो गया यहाँ पे आणिक गुणनफल, और आणिक गुणनफल में अंतर अम्ल या क्षार मिलाने पे, और जल का आणिक गुणनफल में यहाँ पे ताप पर निर्भरता। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है जो pH मान की अवधारणा। तो जो pH मान है इसको हम लोग 9वीं 10वीं में एक बार पढ़ चुके हैं pH स्केल के बारे में, तो उसी को यहाँ पर डिटेल से बताया है pH मान की अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ pH वैल्यू भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो pH है, pH की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके लिए यहाँ पर डिटेल से वर्णन दिया हुआ है। तो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता प्रदर्शित करने के लिए इसका अवधारणा दिया गया। अभी तक हम लोग देखे हैं कि अम्ल को देखते थे और क्षार को देखते थे। तो कई प्रकार के विलयन केमिस्ट्री में या फिर दैनिक जीवन में या फिर औषधि वाले क्षेत्र में, कृषि में कई प्रकार के ऐसे विलयन रहते हैं जो अम्लीय प्रकृति के रहते हैं, और कई प्रकार के विलयन में क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। तो किसी भी विलयन की, किसी भी प्रकार का जो विलयन रहेगा उसकी अम्लीयता, माने कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है, तो अम्लीयता और उसकी क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने एक नया पैमाना या फिर स्केल दिया था, और इसी स्केल को कहा जाता है pH पैमाना या फिर pH स्केल। तो जो pH स्केल है इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई विलयन अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है उसके बारे में जान सकते हैं। तो कोई भी जलीय विलयन, माने जल में बना हुआ जो विलयन है, अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, या फिर उसमें
उपस्थित जो हाइड्रोनियम आयन है इसी को बोलते हैं H3O+ को हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के मान के आधार पे यह बताया जा सकता है कि वह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, और इसी आयन की सांद्रता के मान के आधार पे उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को इसमें मापा जाता है। अब जो pH स्केल है इसका आधार H+ आयन की सांद्रता पर ही आधारित माना गया है। तो जो H+ आयन है इसकी सांद्रता के आधार पे H3O की सांद्रता बनती है, इसीलिए इन दोनों के आधार पे pH स्केल को बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन सांद्रता का ज्ञान, माने कि जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+ आयन, इसकी सांद्रता का ज्ञान कई प्रकार के जो जैव रासायनिक अभिक्रिया और औद्योगिक प्रक्रम थे उसके अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो pH का मान है वह मूल रूप से हाइड्रोजन पोटेंशियल के लिए माना जाता है। हाइड्रोजन पोटेंशियल, देखो pH का फुल फॉर्म क्या है? P का मान है पोटेंशियल और H का मतलब है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं pH। हाइड्रोजन पोटेंशियल से लिया गया है और इसको जब परिभाषित करेंगे pH को तो उसकी परिभाषा हो जाएगी किसी विलयन का pH मान उसके H+ आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ आधार 10 पर लघुगणक होता है। यहाँ पे pH बराबर होता है -log10H+ और POH बराबर होता है -log10OH- और pKw बराबर होता है -log10KW। तो यहाँ पे P के बाद H है, तो यहाँ पे -log10 के बाद यहाँ पे H+ ली हैं। यहाँ पे P के बाद OH है, तो इसमें -log10 के बाद OH- की सांद्रता लिए हैं। यहाँ पे P के बाद KW है, तो यहाँ पे -log10 के बाद KW को लिखे हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा -log10 के बाद उसी को यहाँ पे लिखना है। तो इसके आधार पे pH मान को परिभाषित किए हैं। तो किसी विलयन का pH मान उसके H+ आयन, इस H+ आयन का सांद्रण, बड़ा वाला ब्रैकेट सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ, ये ऋण चिन्ह लगा है, ऋण चिन्ह के साथ 10 पर लघुगणक होता है। लघुगणक माने लॉग, और ये 10 यहाँ पे लिखा है। तो 10 के आधार पे H+ आयन का माइनस चिन्ह के साथ उसके सांद्रण का लघुगणक ही pH मान कहलाता है। ये हो गया। अब जो pH मान है इसके द्वारा देखो H का मान निकलेगा तो अम्लीयता प्रदर्शित होगी, OH निकालेंगे तो क्षारीय है यह पता चलेगा, और KW जब निकलेगा तो उदासीन प्रकृति को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। तो pH स्केल द्वारा विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को 0 से लेकर 14 तक की संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 0 से लेकर के 14 तक की संख्या के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो जो pH स्केल है ये है pH स्केल। तो pH स्केल 0 से स्टार्ट होता है और 0 से लेकर 14 तक की संख्या को इसमें दर्शाया जाता है। अब यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे जो 7 है ये उदासीन। यहाँ पर अगर किसी विलयन का मान यहाँ तक आता है तो वह उदासीन रहेगा। अगर 0 से 7 के बीच में किसी विलयन का मान आएगा तो वह अम्लीय प्रकृति का रहेगा। और किसी विलयन में 7 से लेकर 14 तक अगर pH का मान आएगा तो वह विलयन क्षारीय प्रकृति का रहेगा। अब यहाँ पे जो H+ आयन की सांद्रता है उसको 0 के लिए 0 ही लिखेंगे। अगर 1 रहता है तो उसको 10 के घात में ऋण 1 करके लिखा जाता है। H+ के रूप में जब लिखेंगे तो 1 रहेगा तो 10 का घात ऋण 1 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 10 का घात ऋण 2, 3 तो 10 का घात ऋण 3, इस प्रकार से 7 रहेगा तो 10 का घात ऋण 7, और बढ़ते बढ़ते अगर 14 आता है तो 10 का घात ऋण 14 उसको लिखते हैं। तो यह है pH स्केल जिसकी सहायता से
अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जाता है। तो यहाँ पे हो गया। तो H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता हमेशा इससे पहले पढ़े हैं आणविक गुणनफल में कि 10⁻7 रहता है। तो 10⁻7 है, माने कि ये देखो 10⁻7 है, माने कि 7 है। तो pH का मान उसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वह उदासीन प्रकृति का होगा, इसलिए जो जल है वह उदासीन प्रकृति का रहता है। अगर H+ का मान 10⁻7 से बड़ा होगा तो विलयन की प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होगी। H+ का मान 10⁻7 से बड़ा होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति की होगी। और pH का मान उसके लिए 7 से कम होगा। यहाँ पे अम्लीय लिखा है 7 से कम के लिए। अगर H+ आयन की सांद्रता 10⁻7 से कम होगा तो जो विलयन है वह क्षारीय प्रकृति की होगी और इसके लिए pH का मान इस 7 से अधिक होगा, तभी वह क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यह हो गया pH स्केल। यहाँ तक पढ़ के कंप्लीट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे pH, pOH तथा pKW में संबंध या रिलेशन बिटवीन pH, pOH एंड pKW। अभी के लिए बस यहीं तक, अब आगे अगली क्लास में देखेंगे।